फरीदाबाद की जो तस्वीर हमेशा उभरती थी वो ये है कि इंडस्ट्रियल टाउन है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है इस एरिया का, कांग्रेस ने बसाया उस इंडस्ट्रियल टाउन। और फिर कुछ जमीनी हकीकत सामने आती है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 सालों में फरीदाबाद की जो पिक्चर सामने आती है उसमें एक अंडरपास दिखाई देता है जो पानी से भर जाता है और उसमें बैठे हुए 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एचडीएफसी के जो एम्प्लॉय जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई, फरीदाबाद के नाम पर आज वो याद आता है। फरीदाबाद के नाम पर आर्यन मिश्रा याद आते हैं। वो आर्यन मिश्रा जो 17 साल का एक लड़का था, राष्ट्र की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या हो जाती क्योंकि शक था कि वो किसी और समुदाय का है। तो फरीदाबाद में जब हम आए, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले आते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते थे। आज कूड़े का ढेर है, बहुत सारे आवारा जानवर मुझे दिखे आते हुए, सड़कें टूटी हुई हैं, शाम को लाइट का उचित प्रबंधन नहीं है। तो इन सब चीजों का इलाज क्या है? इन सब चीजों का, ये समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याओं का समाधान सिर्फ समस्याओं का बात करना तो नहीं होता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हर 5 साल पर इस देश में चुनाव होते हैं, जहां पर लोग अपना वोट देते हैं, अपने मनमर्जी की सरकार को चुनते हैं, जिस पर उनको विश्वास होता है उनको सत्ता की चाबी देते हैं और जिस पर विश्वास नहीं होता है उनको परे बिठा देते हैं। और कुछ ऐसा ही लोकसभा 2024 में भी हुआ। बड़े ढोल ताशे के साथ बताया जाता था 400 पार, और असलियत यह थी कि 240 पहुंचने में लाले पड़ गए। असलियत यह है कि इसी हरियाणा की देवतुल्य जनता ने 5 सीटें बीजेपी की नाक के नीचे से खींचकर बीजेपी को 240 पर बैसाखियों के सहारे लाकर खड़ा कर दिया। और आज फिर से वक्त है, विधानसभा का चुनाव है, फिर से वक्त है बदलाव का। वक्त है फरीदाबाद को वापस उसकी ख्याति दिलाने का, फरीदाबाद की सड़कें बनवाने का, कूड़े उठवाने का, जो जहां पे नाले खुले पड़े उनको भरवाने का। वक्त है कि फरीदाबाद की जनता एक बार फिर से मुखर होकर फरीदाबाद को वो ख्याति दिलाए जिसके लिए ये एनसीआर का शहर जाना जाता था। फरीदाबाद के बाद नोएडा बना, गुड़गांव बना, आज देखिए वो कहां पहुंच गए और फरीदाबाद कहां है। क्यों फरीदाबाद बी ग्रेड रहा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें चुनाव के दौरान ही मिल सकता है। हमारे सामने विजय प्रताप जी जैसे कैंडिडेट हैं हमारे, जो सतत जनता की सेवा में रहते हैं, जिनके परिवार का जनता की सेवा करने का एक लंबा इतिहास है, जो हर वक्त तत्पर रहते हैं कि कैसे वो जनता के सहायक बन सके, चाहे वो कोविड के दौरान हो और उसके बाद। और सामने से एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका नाम फरीदाबाद के नगर निगम घोटाले में सबसे ऊपर आता है। सामने से एक वो प्रत्याशी है जिसको टिकट एक अच्छी खासी औरत का 2 बार जीतने के बावजूद टिकट काट कर दिया गया है। तो बीजेपी का असंतोष तो सबको पता है, उनके अंदर की खींचतान भी सबको पता है, लेकिन अब फरीदाबाद को 2 कैंडिडेट्स में चुनाव करना है। एक तरफ अतलखा जी हैं जो फरीदाबाद नगर निगम घोटाले जिसमें तरह तरह के फर्जी वाउचर्स बनाए गए, करोड़ों का घोटाला कर दिया गया, उसके जनक हैं। और दूसरी तरफ विजय प्रताप जी हैं जो आपसे एक मौका मांग रहे हैं आपकी सेवा का, और इसका निर्णय अब फरीदाबाद को करना है, फरीदाबाद की जनता को करना है। व्यक्ति ऐसा चुनिए जिसको सड़क पर रोककर सवाल पूछ सकिए। व्यक्ति ऐसा चुनिए जिसको किसी भी टाइम दिन में फोन करके अपनी समस्या बता सकिए और यह विश्वास रहे आपको कि वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसीलिए मैं आपके समक्ष विजय प्रताप जी के लिए वोट मांगने आई हूं, आपके माध्यम से जनता से वोट मांगने का काम कर रही हूं। लेकिन क्योंकि हरियाणा में हूं तो हरियाणा की जो एक बड़ी पिक्चर है, हरियाणा की जो एक बड़ी तस्वीर उभर रही है, हरियाणा में और क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है।
अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कांग्रेस, हरियाणा में पूछा जा रहा है 65 आ रहे हैं कांग्रेस के या 70+ आ रहे हैं कांग्रेस के, ये आप लोग भी जानते हैं। अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मुकाबला किसके बीच में, सबको पता है मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहां पर सरकार बनाने जा रही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, उन बहुत सारे कारणों में असंतोष है बीजेपी के खिलाफ और विश्वास है कांग्रेस पर। मैं थोड़ा सा पिछले 10 साल के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में हरियाणा ने सिर्फ और सिर्फ जंगल राज देखा है। पिछले 10 साल में हरियाणा ने गुरुग्राम से न्यू युवा को इस कगार पर खड़े होते हुए देखा है कि वो आज मजबूर है इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाने के लिए। वो मजबूर है कि जब 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर रहे हैं। वो मजबूर है डंकी मारने के लिए। यह हरियाणा की असलियत है। आज हरियाणा की यह असलियत है कि चाहे वो युवा हो, किसान हो, जवान हो या पहलवान हो, हर कोई परेशान है। मैंने युवाओं की त्रासदी आपको बता दी। सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता? युवा बेचारा बेरोजगार खड़ा है, 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में पद क्यों खाली है? क्यों युवा दर दर की ठोकर खा रहा है? किसान की बात कर लेते हैं। और किसान की जब मैं बात करती हूं तो मेरे जहन में ये 2 तस्वीरें बहुत उभर कर आती हैं। एक किसान अपने हक की बात कर रहा था और उसको उसी के बेटों से लाठियां पिटवाने का काम नरेंद्र मोदी और यहां की खट्टर सरकार ने किया था, बीजेपी की सरकार ने। मेरे जहन में यह तस्वीर आती है जब किसान देश की राजधानी दिल्ली आना चाहता था तो उसके रास्ते खुदवा दिए गए थे, कीले गड़वा दी गई थी, सीमेंट की चट्टानें लगवा दी गई थी। क्यों? दिल्ली किसी की बपौती है? इस देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता है। यही हरियाणा, यही पंजाब, यही देश के किसान, जब 750 किसानों की शहादत हो गई तो बीजेपी वालों ने पलट के कहा, नरेंद्र मोदी ने पलट के कहा, मेरे लिए थोड़ी मरे। इन्हीं किसानों पर एनआईए के मुकदमे हुए, इन्हीं किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या कहा गया। इन्हीं किसानों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के बम गोले छोड़े गए। तो आज किसान अपना हिसाब मांग रहा है और हिसाब आपको देना पड़ेगा। हरियाणा देश का मान बढ़ाता है। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से आते हैं। जब बच्चे हमारे मेडल लेकर आते हैं तो उनके साथ हाथ मिलाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन जब हरियाणा की बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं और सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन करती हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार, हरियाणा की सरकार आरोपी के साथ खड़ी रहती है। हमारी बेटियों को सड़कों पर रौंदा जाता है, बूटों तले दबाया जाता है। हरियाणा ये नहीं भूला है। हरियाणा ये नहीं भूला है कि हरियाणा के जवान इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई सियाचिन की ठंड में खड़े होकर सरहद की रक्षा करते हैं। हरियाणा आर्मी में भर भर के देश का गौरव बढ़ाता है, देश को सुरक्षित रखता है। फोन जरा जाके बाहर करिएगा प्लीज। और उस हरियाणा से जब हमारे युवा, हमारे जवान आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो ये सरकार कहती है ठीक है भर्ती हो जाइए, 23 साल की उम्र में आपको रिटायर करके आपके घर भेज देंगे। पूछिएगा उन बूढ़े मां बाप से, जब 23 साल में उनका जवान लड़का रिटायर होकर घर आएगा तो वो क्या करेगा? क्यों हरियाणा के लड़के खुदकुशी कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि उनको रिटायर होकर 23 साल बाद आर्मी से निकाल दिया जाएगा। तो हरियाणा हिसाब मांग रहा है। 10 साल के आपके जंगल राज का हिसाब मांग रहा है। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने जंगल राज चलाया। जब चुनाव के मुहाने पे हरियाणा आया तो आप हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बदल के आपको लगता है लोग भूल जाएंगे आपके जंगल राज को। आपकी असलियत यह है कि आपके मुख्यमंत्री सैनी जी अपने क्षेत्र को छोड़कर उनको भागना पड़ा क्योंकि उनको विश्वास है कि वो वहां से हार जाएंगे। असलियत यह है कि वो लडवा से भी हारने जा रहे हैं। असलियत यह है कि 63 लोगों ने बीजेपी में इस्तीफे दिए हैं। असलियत यह है कि यहां के पिछड़े प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। असलियत यह है कि अमित शाह हाथ उठाकर सैनी जी का कहते हैं ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी कहते हैं मैं हूं। थोड़ी देर बाद राव इंद्रजीत जी कहते हैं मैं हूं। इनका ब्राह्मण चला रामविलास शर्मा जी रो रो के घूम रहे हैं और कह रहे हैं मेरी उपेक्षा हो रही है। यह असलियत है बीजेपी की।
लेकिन नाम बदलने से, चेहरा बदलने से आपका जंगल राज नहीं छुपेगा। और हरियाणा हिसाब मांग रहा है, लेकिन हरियाणा हिसाब मांगते हुए विश्वास भी जता रहा है। और वो विश्वास इसलिए जता रहा है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे कांग्रेस की सरकार में निवेश आया, नौकरियां बनी, बड़ी बड़ी एमएनसीज आई, लोगों को जॉब मिली, लोगों, यहाँ के पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, किसानों की सुख समृद्धि हुई। देखा है हरियाणा ने, और हरियाणा फिर से उसी सरकार को चुनने जा रहा है। हरियाणा से हमने कुछ वादे किए हैं, और ये कांग्रेस के वादे हैं। हमने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दिया, और अब हम ये हरियाणा में भी करने जा रहे हैं। हम बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने जा रहे हैं। हम ओपीएस बहाल करेंगे। सरकार की खुशहाली के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 25 लाख तक की एक हेल्थ योजना लाने जा रहे हैं, जो हम राजस्थान में लाए थे, चिरंजीवी योजना। उसमें किसी भी परिवार को 25 लाख तक की हेल्थ सहायता मिलती है किसी भी इलाज के लिए। हम गरीबों को छत देंगे, 100 गज का प्लॉट देंगे, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान बनाने की बात कर रहे हैं। किसानों से हमारा वादा है लीगल एमएसपी की गारंटी का। हम पिछड़ों के अधिकार की बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता हम पर अपना विश्वास जताएगी, हमें चुनेगी, और हरियाणा को फिर से प्रगति की ओर, खुशहाली की ओर अग्रसर होगा। मैंने 2-4 भाषण सुने यहाँ पर, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की बेहद अभद्र भाषा हो, चाहे वो अमित शाह यहाँ पे आकर और बाकी जगह जाकर 500 के सिलेंडर का वादा कर रहे हो। मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ, यूपी से आती हूँ, वादा किया था होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त देंगे, 3 साल हो गए, अभी तक एक भी सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला। कब आएगा वो सिलेंडर? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फरीदाबाद में हूं तो पुनः फरीदाबाद की बात करूंगी, अपने प्रत्याशी की बात करूंगी, विजय प्रताप जी की। और आपसे आशा करती हूं कि आपके माध्यम से ये आवाज जनता तक पहुंचेगी, और जनता जरूर ऐसे व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेगी यहां से, जो उनके प्रतिनिधित्व की, उनकी बात करता है। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि उनका एक लंबा इतिहास रहा है जनसेवा का। उनके पिताजी महेंद्र प्रताप जी यहां से आप सबके नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लगातार लोगों का काम उन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप सबसे, हरियाणा की देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह है, और मुझे यकीन है कि आप कांग्रेस के हाथों को और मजबूत करिएगा। आपके सवालों का स्वागत है। जिन जिनको का नाम आपने टिकट नहीं दिए हैं, वो अब निर्दलीय होकर उस तरीके से नाम खड़े हुए हुए हैं, आपका खुद का विरोध कर रहे हैं। देखिए, राजनीति ना महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। 4 टिकटार्थी होते हैं, 40 टिकटार्थी होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है। दूसरे को बुरा भी लगना स्वाभाविक है, दूसरे के अंदर ये इच्छा भी हो सकती है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह से बक्कल खोलकर प्रतिशोध भाजपा में चल रहा है, ऐसा कांग्रेस में नहीं चल रहा। हमारे जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, जिनको टिकट नहीं मिला, हमारे नेताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ना जाके उनसे बात करी है, उनको समझाया है, उनको मनाया है, और हम एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जीत कांग्रेस प्रत्याशियों की ही होगी। ये चुनाव ना बहुत बाइपोलर हो गया है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है, और इसमें कांग्रेस पार्टी का पलड़ा इतना भारी है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में रैली करने को तैयार नहीं है। जी मैम, आपने अभी कहा कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ज्यादा डिटेल यहाँ पे लोकल लीडरशिप देगी। ये संकल्प यात्रा काफी सारी विधानसभाओं से होकर निकलेगी। फरीदाबाद उसमें है, 3 तारीख के आसपास फरीदाबाद आने की भी बात है। फरीदाबाद वो शहर है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर बताना चाहती हूँ, जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, तो हम लोग जब हरियाणा में थे, तो फरीदाबाद से ही होते हुए हम दिल्ली गए थे। और वो जो असीम मोहब्बत, वो जो दिल खोलकर फरीदाबाद ने हमारा स्वागत किया था, हमारे साथ खड़े रहे थे। मुझे अभी भी याद है, जाड़े का महीना था, ठंड थी, और छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, जिस तरह का आशीर्वाद और जिस तरह का सहयोग उसमें मिला था, उसमें हम सब लोग बहुत अनुग्रहित थे। पूरे देश ने सहयोग दिया था, लेकिन हरियाणा ने बढ़ चढ़कर उसमें आगे हिस्सा, अपना भूमिका निभाई थी। मुझे याद है उस टाइम पर भी विजय जी उस यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे, और उन्होंने
बहुत विशाल स्वागत भी हमारा किया था और हरियाणा की जनता ने बहुत मोहब्बत लुटाई थी उस दौरान। भैया जी, आप समस्याओं की बात कर रही हैं। योगी जी आए थे परसों फरीदाबाद में, उन्होंने बोला कि कांग्रेस समस्याओं की जड़ है और बीजेपी समाधान। क्या कहेंगे आप? मैं यूपी से आती हूँ तो आपसे ज्यादा थोड़ी यूपी की असलियत जानती हूँ। यूपी में फर्रुखाबाद में 2 बेटियों के लटके हुए शव मिलते हैं। यूपी में हाथरस में एक बच्चे की 9 साल के बच्चे की बलि दे दी जाती है अंधविश्वास के चलते। यूपी के ही हाथरस में एक लड़की को 2:30 बजे रात को मार डाला था। यूपी के ही लखीमपुर में एक निर्वाचित महिला का चीरहरण हुआ था। यूपी के ही ब्रजभूषण हैं, यूपी के ही कुलदीप सिंह सेंगर थे उन्नाव के जो दोषी पाए गए। यूपी के ही रामदुलार गोंड थे जो नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के दोषी पाए गए, उसके रेप के। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय बाकी शहरों में जाकर नफरत फैलाने के, अगर यूपी के मुख्यमंत्री थोड़ा यूपी पर ध्यान दे दें तो महिलाएं बच्चे वहां सुरक्षित हो जाएंगे, युवाओं के लिए थोड़ी नौकरियां बन जाएंगी। असलियत यह है कि शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला यूपी में हुआ। आरक्षण और महिलाएं हैं 50 वर्ष से कम लोगों के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बदला जिससे महिलाओं को भूमिका मिले। तो मेरा अपना मानना है कि जितनी ज्यादा महिलाएं राजनीति में होंगी उतना अच्छा रहेगा और मैं आशा करती हूँ अपनी पार्टी से दूसरों से भी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की हरियाणा में। फरीदाबाद में स्टार प्रचार को छोड़ो, कोई नेता आने को तैयार नहीं है। एक स्टार प्रचारक मैं भी हूँ उसमें से। मैडम आपने यहाँ पर है ना, हमारे सामने जनता में तो नहीं है, आपको जनता भी तो सुनना चाहती होगी। मुझे लगता है कि जो अर्बन टाउन होते हैं, और मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बड़ी भूमिका होती है इसमें, आप लोग पत्रकार हैं, आपके माध्यम से हमारी आवाज पहुंचती है। आज के युग में, और मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ, मैंने भारतीय राजनीति को बदलते हुए देखा है। मेरे पिता एमपी रहे, एमएलए रहे, और मैंने देखा है कि किस तरह से चुनाव प्रचार भी बदला है। मैंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार किस तरह से बदला है। पहले संपर्क रैली के माध्यम से, जहां पर मेले लगते थे वहां पर, कहीं पर जहां पर बाजार होता था हम लोग की तरफ कहा जाता है, वहां पर होता था। फिर बहुत सारा प्रचार अब सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, मीडिया के माध्यम से होता है, डोर टू डोर संपर्क होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। हमारा जो चुनाव प्रचार है वो एक हाइब्रिड मॉडल है। हमारे उस हाइब्रिड मॉडल में हम डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, और उसके अतिरिक्त हम सोशल मीडिया और मीडिया पर भी बहुत प्रखर तरीके से। मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर फरीदाबाद क्योंकि एक अर्बन शहर, अर्बन सीट है, और यहाँ पर सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन ज्यादा है, मीडिया का पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो शायद वो वाला हिस्सा यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है आपको। आपके अनुभव से एक संबंधित एक सवाल है। आपको जो नेशनल डिबेट पे कहीं पर भी आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने देश में सत्ता चलाई, लोकसभा का चुनाव आया, वो रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे, या वो मंच से खड़े होकर मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस और 2 कमरे में से एक कमरा लेके भाग जाएंगे, ये कर रहे थे। 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको खड़े होकर बोलना चाहिए था रोजगार पर, उनको बोलना चाहिए था महंगाई पर, उनको बोलना चाहिए था महिला सुरक्षा पर, उनको बोलना चाहिए था आर्थिक असमानता पर, लेकिन कैसे बोलेंगे? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उनकी नाक के नीचे, आटा दही पर जीएसटी उनकी सरकार ने लगा दी। असलियत यह है कि महिलाओं के दामन पर हाथ उनके लोगों ने डाला। असलियत यह है कि अडानी का भला करते करते मिडिल क्लास की कमर उन्होंने तोड़ी। तो कहां से रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे? हरियाणा के जंगल राज का कोई रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे तो और बड़े कटघरे में खड़े होकर जनता सवाल पूछेगी।